हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। क्लास नंबर 6। इस चैप्टर की क्लासेस थोड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि अब चूँकि जिस तरह आपका कोर्स कंटेंट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो रहा है, थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और ज्योमेट्री के कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आगे के चैप्टर्स में और आगे आने वाले क्लासेस में बार बार अप्लाई होंगे। इसलिए अब स्ट्रैटेजी है कि क्लासेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और उनकी ड्यूरेशन कम होगी, क्योंकि वही बात है, रियलिस्टिक रेट ऑफ ग्रास्पिंग और अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखते हुए क्लासेस को थोड़ा छोटा करना उचित है और क्लासेस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ताकि डिटेल कवरेज रहे और कोई भी चीज़ छूटे नहीं, साथ ही कोई भी क्लास बहुत बोझिल या बोरिंग ना लगे। ओके, क्लास नंबर 6 शुरू करते हैं। 7.5 हेडिंग है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। आपने देखा है कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के लिए अगर 3 एंगल्स की इक्वालिटी हो जाए पेयर वाइज CPCT, तो वो कॉन्ग्रुएंस होती नहीं है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस अगर एंगल्स की इक्वालिटी होती है। तो हमने डिस्कस किया था कि एंगल इक्वल होने से केवल शेप की सिमिलैरिटी आती है, साइज इक्वल नहीं होता है। फिर आपने देखा कि अगर इंक्लूडेड एंगल उसमें है और 2 साइड्स बराबर है तब तो SAS रूल लग जाता है। तो अब देखा जाए कि क्या अगर तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली बराबर हो जाएं दो ट्राइंगल्स में तब कॉन्ग्रुएंस होती है। टू बी श्योर कंस्ट्रक्ट 2 ट्राइंगल्स और साइड लेंथ इक्वल दी हुई हैं, इन्हें आप कंस्ट्रक्शन करें। एक पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ, और सुपर इम्पोज करके देखें। आप पाएंगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नज़र आते हैं, ये हो जाएंगे। जब भी आप इस तरह के 2 ट्राइंगल बनाएंगे जिनकी तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली बराबर हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें और वही अपेंडिक्स 1 वाला फार्मूला जो था कि पहले वेरिफिकेशन, पहले एक्सपेरिमेंट, फिर वेरिफिकेशन, फिर कॉन्जेक्चर और उसके बाद प्रूफ, तो फिर थ्योरम बन जाती है। तो आप जब कई बार करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हमेशा ही जब 3 साइड्स में इक्वालिटी होती है पेयर वाइज तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस रूल को SSS कॉन्ग्रुएंस रूल कहा जाता है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। इसका प्रूफ आपको समरी वाली क्लास में दिया जाएगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसके बाद ये रूल भी प्रूव हो जाता है। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड यूजिंग अ सूटेबल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हमने देखा था SAS रूल में एंगल का साइड्स के बीच में इंक्लूडेड होना मस्ट है, कंपलसरी है, अदरवाइज हम कॉन्ग्रुएंस का क्लेम नहीं कर सकते। इट मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन एक छोटा सा स्लाइटली एक्सेप्शन है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल्स में ऐसा होता है कि SAS रूल लागू होता है भले ही एंगल साइड्स के बीच इंक्लूडेड ना हो तब भी। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो राइट एंगल ट्राइंगल्स में लागू होता है। देखते हैं कैसे। 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं जिनका बेसिस और हाइपोटेन्यूज पेयर वाइज इक्वल है। बेस की लेंथ 4 सेंटीमीटर है जिसको स्मॉल a लिखा है, फिगर 7.36 देखें, और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल h से डिनोट किया गया है। तो h इक्वल है 5 सेंटीमीटर, a और a बेसिस आर इक्वल। और जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इस तरह के ट्राइंगल्स बनाएंगे जिनमें हाइपोटेन्यूज और वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स आर इक्वल, फिर आप जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये ट्राइंगल्स ओवरलैप करेंगे, विच मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए होता क्या है, जब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए और वन परपेंडिकुलर साइड पेयर वाइज इक्वल हो जाए तो जो दूसरी साइड है ना B और B, इसको B डैश कह लें या B प्राइम कहा जाता है। B के ऊपर छोटा सा एक सिंगल कॉमा लगाते हैं, इसको B डैश भी कहते हैं, B प्राइम भी कहते हैं। इन 2 ट्राइंगल्स में देखिए H बराबर है, A बराबर है, बीच का एक एंगल है जो 90 डिग्री है, जो बीच में नहीं है, H और A इक्वल साइड के बीच में नहीं है, फिर भी कॉन्ग्रुएंस कैसे आती है। यहाँ पे साइड B की लेंथ और B डैश की लेंथ बराबर हो जाएगी। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से B की लेंथ आएगी स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड B डैश की लेंथ भी वही आएगी स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो जब H और A बराबर है और B के फॉर्मूले में केवल H और A है, B H और A पे ही डिपेंड करता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो B और B प्राइम भी तो बराबर हो जाएंगे। इस दशा में ये ट्राइंगल तीनों साइड्स बराबर हो गई करस्पॉन्डिंगली। और अब देखें SSS रूल भी अप्लाई हो रहा है और SAS भी अप्लाई हो रहा है। भाई B डैश की इक्वल हो गया, A और A इक्वल है ही, और 90 डिग्री एंगल इंक्लूडेड एंगल है। तो RHS रूल कोई नया रूल नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू।
इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एस 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 या एस ए एस, वही बाकी एस ए एस रूल ही है इन डिसगाइज। आर एच एस इज़ नथिंग न्यू। लेकिन चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आप इनको इनकाउंटर करोगे, इसलिए इसके लिए भी एक नया एक अलग से रूल बना दिया गया है। ये कोई रूल इंडिपेंडेंट रूल नहीं है। आर एच एस इज़ नथिंग न्यू, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एस 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 या एस ए एस एंड एक्चुअली एस ए एस इन डिसगाइज। क्योंकि जब हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर होते हैं तो दूसरा परपेंडिकुलर साइड भी बराबर हो ही जाता है, उस दशा में एस ए एस रूल लग जाएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑल्सो होल्ड्स व्हेन परपेंडिकुलर साइड्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल, एस ए एस रूल से। जब दो राइट एंगल ट्राइंगल में पेयर वाइज परपेंडिकुलर साइड्स बराबर हो जाए तो एस ए एस रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक एंगल तो कॉमन होता ही है 90 डिग्री का, और उनको बनाने वाले आर्म्स अगर इक्वल हैं तो सीधे सीधे अपेरेंटली एस ए एस अप्लाई हो जाएगा। You will find that two right angle triangles are congruent if one pair of sides and the hypotenuse are equal. You have verified this in earlier classes. Note that right angle is not included angle in this case. ऐसा लग रहा है कि H और A अलग हैं और ये ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है, तब भी कॉन्ग्रुएंस होती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की विशेषता है और इसके मूल में है पाइथागोरस थ्योरम। इसको RHS रूल कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और करें, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में congruence of right angle triangles is confirmed when two pairs of corresponding sides are equal, given that a either one pair is of respective hypotenuses or no pair of equal sides include any hypotenuse. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो पेयर ऑफ साइड्स बराबर दिए हैं तो कॉन्ग्रुएंस तभी होती है जब उनमें से एक पेयर हाइपोटेन्यूज का हो या फिर उनमें से कोई भी पेयर हाइपोटेन्यूज को शामिल ना करता हो। तो ये एक तरह से कॉन्ग्रुएंस को RHS राइट एंगल ट्राइंगल में लिखने का फॉर्मूला है, RHS रूल कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। AB is a line segment, P and Q are points opposite to side of AB such that each of them is equidistant from points A and B. Show that line PQ is perpendicular bisector of AB. ओके, पहले टेक्स्ट बुक वाला प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिया है, बुक में जो प्रूफ है दिया है AP और BP बराबर है, क्योंकि पॉइंट P A और B से इक्विडिस्टेंट है एंड पॉइंट Q भी A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो AQ और BQ भी बराबर है। अब अगर ट्राइंगल APQ और BPQ को देखें, APQ और BPQ, तो इनकी साइड्स इक्वल हो रही हैं, एस 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 लग रहा है। AP इज इक्वल टू BP, AQ इज इक्वल टू BQ एंड PQ इज कॉमन साइड विच ड्यू टू सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों ट्राइंगल में APQ और BPQ में SSS लग रहा है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल X और X बराबर हो जाएंगे, CPCT। उसके बाद सेकेंड पेयर ऑफ ट्राइंगल्स देखा जाए, APC एंड BPC। APC और BPC में AP बराबर BP है, साइड PC कॉमन है, और पहले पार्ट में प्रूफ किया X और X बराबर एंगल हैं, तो SAS रूल से ट्राइंगल APC और BPC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस प्रकार एंगल Y और Y इक्वल हो जाएंगे। Y और Y लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं तो ईच ऑफ देम इज 90 डिग्री, क्योंकि उनका सम तो 180 होना है, तो Y हो गए 90 डिग्री। अगेन APC और BPC कॉन्ग्रुएंट होने से AC और BC बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि लाइन PQ AB को बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि Y एंड Y बोथ आर 90 डिग्री। Therefore it is proved that line PQ is perpendicular bisector of line segment AB। ये तो आपकी किताब में प्रूफ दिया है। इसके अलावा एक सिंपल प्रूफ देखें, ऑल्टरनेट मेथड। एग्जाम्पल 2 याद कीजिए। एग्जाम्पल 2 में पढ़ाया गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित कोई भी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट की एक्सट्रीमिटीज से इक्वी डिस्टेंट होता है, या यूँ कहें कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के अंतिम छोरों से इक्वी डिस्टेंट है तो निश्चित रूप से वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लोकेटेड होगा। एग्जाम्पल 2 रिवाइज करें। यहाँ पे दिया है पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB की एक्सट्रीमिटीज A और B से इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए निश्चित रूप से पॉइंट P AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लोकेटेड होगा।
Similarly, given that point Q is equidistant from A and B, therefore Q must be located on perpendicular bisector of AB, and we know that a unique line passes through P and Q. Axiom 5.1 पेज नंबर 64 चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, जहां से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। पॉइंट P और Q दोनों से ही गुजरने वाली एक यूनिक रेखा होगी, एक यूनिक लाइन होगी, तो ये प्रूव होता है पॉइंट्स P Q को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्चुअली AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये इसका दो लाइन का ऑल्टरनेट प्रूफ है with application of example 2. You have to read this question with example 2. By example 2, both P and Q lie on perpendicular bisector of line segment AB and a unique line passes through P and Q. Axiom 5.1 page number 64. Therefore, line PQ is nothing but perpendicular bisector of line segment AB. Hence proved. Fine. ये आपकी किताब में दिए गए प्रूफ है। इसमें पहले इन दो ट्राइंगल को एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है, फिर ऊपर वाले दो छोटे ट्राइंगल को एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है। उसके बाद ये कंक्लूड हुआ कि एंगल y और y बोथ आर 90 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू BC, विच प्रूव्स दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB. फाइन. Okay, example 8. Point P is a point equidistant from two lines LM intersecting at point A. Show that line AP bisects the angle between them. अगर कोई बिंदु किन्हीं दो लाइंस रेखाओं से समदूरस्थ है तो वो निश्चित रूप से उन रेखाओं द्वारा बने कोण के समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये प्रूव करना है आपको। A point which is located at equal distances from any two intersecting lines must be located on angle bisector of the angle formed by these two lines. ये प्रूव करना है। ओके, ट्राइंगल में देखें, पॉइंट P लाइन L और M से इक्विडिस्टेंट है, अर्थात PB और PC की लेंथ बराबर है। किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन एंड इट इज़ अ यूनिक लेंथ। तो P से लाइन L पे परपेंडिकुलर गिराया गया है पॉइंट B पे, तो PB इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L। सिमिलरली PC इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन M. PB is perpendicular to L by definition and PC is perpendicular to M by definition of distance of a point from a line. अब गौर से ट्राइंगल ABP और ACP की कॉन्ग्रुएंस देखें आप। आपको प्रश्न में दिया है PB इज इक्वल टू PC। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट P इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट है, देयरफॉर PB इज इक्वल टू PC। AP लाइन कॉमन है विच इज इक्वल इन बोथ ट्राइंगल्स एंड दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो RHS रूल से हाइपोटेन्यूज बराबर होते ही और एक परपेंडिकुलर लाइन बराबर होते ही, आर्म बराबर होते ही, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इनके कॉन्ग्रुएंस से एंगल BAP इज इक्वल टू CAP या PAB इज इक्वल टू PAC, वही नाम है CPCT, विच ओनली शोज दैट लाइन AP bisects the angle BAC or P is located on angle bisector of angle BAC or P is located on the angle bisector of the angles formed by lines L and M which are intersecting lines. अब ये देखिए एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल 8 है वो क्वेश्चन नंबर 5 का कन्वर्स है। उसमें क्या था, उसमें शायद ये प्रूव करना था कि एंगल बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है। तो एंगल बाइसेक्टर पे लोकेटेड पॉइंट उन लाइन से इक्विडिस्टेंट है, ये आपने क्वेश्चन 5 में प्रूव किया। और यहाँ पे प्रूव किया कन्वर्सली, अगर कोई पॉइंट किन्हीं दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्विडिस्टेंट है तो वो उन लाइंस द्वारा बने गए एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे ही लोकेटेड होगा। दिस रिजल्ट इज कन्वर्स ऑफ रिजल्ट प्रूव इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 7.1। अब इसको जो अपेंडिक्स 1 में लॉजिक पढ़ा था P implies Q एंड इज इम्प्लाइड बाई Q, उस भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन करने से आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, लॉजिकल आर्गूमेंट्स को और अच्छे से आप घुमाना या उनको इंटरप्रेट करना सीखेंगे।
तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 को एक साथ पढ़िए। ओके, दिस क्लास इज ओवर। अगली क्लास में हमें लेनी है एक्सरसाइज 7.3। नाउ दिस चैप्टर इज कमिंग टू एंड। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और उसके बाद इस चैप्टर की डिटेल समरी होगी और डू इट योरसेल्फ की एक्सरसाइजेज भी होंगी, जिसको मैंने 2 पार्ट में प्लान किया है। अगेन अब क्लासेस की संख्या बढ़ती जाएगी और क्लासेस की ड्यूरेशन छोटी होती जाएगी, ताकि कवरेज ज़्यादा बारीकी से हो और आपको हर चीज़ समझाई जा सके और कंटेंट एक बार में ही बहुत बोझिल ना बने। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर। गुड बाय।